ऑल राइट। तो हमारा जो लेक्चर 3 है, एवेलुएटिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, उसको हम कर रहे हैं। और हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा था स्कोप कैसे मेजर होता है, कैजुअल कैसे मेजर होता है, और कॉस्ट कैसे मेजर होती है। फिर हमने देखा इससे पहले जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि स्टार्ट किया रिसोर्सेज कैसे, रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती है। और फिर हमने क्वालिटी स्टार्ट किया। तो क्वालिटी में हम पढ़ रहे हैं 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, और अभी हम स्टार्ट करते हैं स्कैटर डायग्राम से। स्कैटर डायग्राम में हम बात करते हैं 2 वेरिएबल्स की। उनमें एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट और एक होगा डिपेंडेंट। और हमने यही देखना है कि जो इंडिपेंडेंट है वो तो सही है, लेकिन जो डिपेंडेंट है हमने यही डिटरमिन करना है कि वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, और कैसे करता है। तो टाइम तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कोई भी वेरिएबल हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि दूसरा वेरिएबल इस पे डिपेंड करता है कि नहीं। जैसे हमने स्कूल में होते थे तो क्या होता था जी, कितने घंटे पढ़ेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो ज़्यादा पढ़ने पे डिपेंड करता है, अच्छा रिजल्ट। ठीक है, ऑब्वियसली practice makes man perfect. So that too depends upon even the PMP एग्जाम का रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। with practice you improve, right? So we can plot the relationship over time, that number of hours studied and the result improvement in the or marks that you have obtained out of, let's say, 100. So on the scale you can plot it, and the relationship can go positive way, negative way. ठीक है, ये भी हो सकता है क्या कि ज्यादा पढ़ने से आप का रिजल्ट नीचे जाना शुरू हो जाए। ये भी ऑब्वियसली ऐसे ही है, ज्यादा पकाने पे खाना जल भी जाता है। वो जब हम मिले ना पीएमआई के हेड से लास्ट मंथ, तो हमने उनसे सवाल किया कि हमें टिप दे दें पीएमपी का एग्जाम कैसे पास हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ओवर स्टडी नहीं करना आपने, डोंट ओवर स्टडी। ऐसे ही है, ठीक है, तो कि ज्यादा टेंशन मतलब। बहुत ज्यादा अपने आप को आपने जो है ना उससे कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो खैर, that's some other thing, but yeah. So there will be a one independent variable and one dependent variable. So we need to determine if the dependent is dependent, or how it behaves with the increasing or decreasing of the. Okay, and then let's see what is the next is control chart. Yes. So जो हमारा statistical process control है ना, उसमें control chart बहुत यूज होता है। और so we observe the process over the period of time and we measure the process, हम इसे measure करते हैं। ठीक है, प्रोसेस की आउटपुट को मेजर करते रहते हैं। कोई भी चीज हमने अगर प्रोसेस के किसी भी पैरामीटर को मेजर करना हो, ठीक है, प्रोसेस की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप केक बना रहे हैं, ठीक है, और आप केक की जो फ्लफीनेस है, ठीक है, उसे ही मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी? शुगर पे डिपेंड करेगी, बेकिंग राइट अमाउंट ऑफ बेकिंग पे डिपेंड करेगी, या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो कोई भी एक वेरिएबल अगर आप उठा लेते हैं, ठीक है, आई थिंक ये एग्जांपल नहीं इधर बैठेगी, क्योंकि लेट अस टेक अनदर एग्जांपल कि आप बेसिकली प्रोसेस की आउटपुट को ओवर द टाइम, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने पहले भी बात ना की हो कि अगर आप कोई पाइपलाइन बना रहे हैं, ऑयल पाइपलाइन बना रहे हैं, ठीक है, और उसको आपने बेसिकली वो इट मैटर्स के उसका डायमीटर जो है वो ओवर द पीरियड, यानी वो थ्रू आउट द लेंथ उसका डायमीटर सेम रहना चाहिए। तो अगर आप उसका डायमीटर ही मेजर कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो आपकी कोई ना कोई एक्सेप्टेबल लिमिट होंगी कि डायमीटर जो है प्लस माइनस इसके अंदर रहे।
कि 5 मिलीमीटर के अंदर है, 5 मिलीमीटर नीचे जा सकता है, 5 मिलीमीटर ऊपर आ सकता है, या हो सकता है 1 मिलीमीटर हो। तो वो जो आपकी लिमिट्स हैं प्रोसेस की, वो डिटरमिन की जाती हैं कि ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं। और यही बेसिकली आपका जो 6 सिग्मा लेवल होता है ना, ये बेसिकली होता है, ये +3 सिग्मा लेवल पे पड़ी होती है लिमिट, ये वाली अपर कंट्रोल लिमिट, ये +3 सिग्मा पे पड़ी होती है, ठीक है। और ये वाली -3 सिग्मा पे पड़ी होती है, सही होगा। -3 सिग्मा। तो यहाँ से अगर इसके बीच में आप देखें तो ये 6 सिग्मा बन जाता है, यानी पूरा, हम्म। ठीक है। इसी को आप कहते हैं 6 सिग्मा, ठीक है। ओके, तो बस इसी के अंदर आपकी प्लस माइनस के अंदर ही आपकी प्रोसेस की आउटपुट रहनी चाहिए। जो ही ये बाहर जाएगी तो फिर आप बेसिकली प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और इसको मेजर करने के लिए आपको रूल ऑफ 7 लगाना पड़ता है। देखते रहते हैं, इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं कि पॉइंट्स आप मेजर कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉइंट्स में कोई कोरिलेशन ऐसा आता है कि ये ऊपर जा रहे हैं पॉइंट्स, जैसे स्कैटर डायग्राम का हमने देखा कि जो आप देखते हैं कि जी टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है 3 4 5 7 पॉइंट, लेट से 7 पॉइंट्स एक साथ ही ऊपर जाना शुरू हो गए, तो आप फौरन से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि प्रोसेस जो है आउट ऑफ द वे, यानी प्रोसेस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सही अम, हो। इसकी मिसाल ऑटो पायलट की भी हो सकती है। जैसे जहाज जो है वो, पायलट जो होता है वो अब हर वक्त जहाज को चलाता नहीं रहता, तो वो क्या करता है कि वो जो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है, जो भी उसका पाथ होता है, उसके ऊपर ऑटो पायलट लगा देता है। और फिर वो देखता रहता है, अच्छा जहाज जो है चल तो रहा है लेकिन चलते चलते कहीं बाहर निकल गया, तो वो उसको फिर मोड़ के अपने ट्रैक पे करके फिर छोड़ देता है, ठीक है। फिर अगर सही। वो बाहर निकल गया, लेफ्ट राइट साइड पे कहीं निकल गया, फिर उसे वो स्टीयर करके फिर छोड़ देता है, फिर रिलैक्स होकर बैठ जाता है। तो गाड़ी की तरह नहीं उसे चलाना पड़ता। तो कंट्रोल जो लिमिट है ना, कंट्रोल लिमिट तो टाइम स्पेसिफिकेशन भी हो सकती है, स्पीड स्पेसिफिकेशन भी हो सकती है। ठीक है। कोई टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन भी हो सकती है, हाइट स्पेसिफिकेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि आपने क्वालिटी मेजर करनी है। तो अगर आप प्रेशर टेस्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं टेक्निकल इक्विपमेंट के, तो ऑब्वियसली आप उसमें एक मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर आप डालेंगे। लाइक ब्लड प्रेशर, एक उसकी मिनिमम लिमिट है, एक मैक्सिमम लिमिट है, कि हम्म, उसी के दरमियान रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप ब्लड प्रेशर, करेक्ट, अब ब्लड प्रेशर की कितनी अच्छी मिसाल दी, उसमें भी 2 लेवल्स होते हैं, याद है कि एक लोअर हम्म। ब्लड प्रेशर, एक हायर ब्लड प्रेशर। तो आपका ऐसे वो ही है। बिल्कुल करेक्ट, उससे नीचे ना जाए ना उससे ऊपर जाए, करेक्ट। वही ऐसे वो ही है। बेहतरीन मिसाल ब्लड प्रेशर की है। अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल वही होती है। घर में एवरी डे आप यूज भी ऐसे करते ही। हम्म। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हैं। तो जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है ना, उसके अंदर मीन की बहुत वैल्यू है। कि मीन जो है एवरेज है, ठीक है। और Right. फिर वेरिएंस आ जाता है। वेरिएंस क्या है कि डिफरेंस मीन से कितना है, ठीक है। ये जो आपकी आउटपुट्स आ रही हैं, ये मीन से या ऊपर है या नीचे है, तो ये जो इसका मीन और आउटपुट का जो डिफरेंस है ना, ये आपका वेरिएंस है। प्रोसेस में हम्म। वेरिएंस है। लेकिन वेरिएंस जो है ना बेसिकली, वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर ही रहना चाहिए। वो कहते हैं कि मीन इज नॉट अ प्रॉब्लम, वेरिएंस इज द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आपकी इसकी मिसाल ये है कि आप अ, क्या करते हैं, टाइमली डिलीवरी देते हैं। आप पिज़्ज़ा डिलीवरी दे रहे हैं, टाइमली पिज़्ज़ा डिलीवरी देते हैं, ठीक है। हम्म। आपके एवरेज बड़ी ज़बरदस्त है। आपके हर कस्टमर, 1000 कस्टमर उठाओ ना, तो एवरेज आपकी जा रही होती है कि आप जो है 20 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। हम्म। सही हो तो गया। बड़ा एक्सीलेंट चल रहा है आपका। तो आप तो कहते हैं हम तो जी 20 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर कर देते हैं, लेकिन आप देखते हैं कस्टमर हैप्पी नहीं है। वजह, क्योंकि आप एक कस्टमर को 20 मिनट में डिलीवर कर देते हैं और दूसरे कस्टमर को 5 मिनट में डिलीवर कर देते हैं, लेकिन एक कस्टमर को आप 60 मिनट में डिलीवर करते हैं, तो आपका जो वेरिएंस है ना वो बहुत ज्यादा है। कभी आप 5 मिनट में कर रहे हैं, कभी 10 मिनट में कर रहे हैं, कभी 20 में, कभी 30 में, कभी 50 में, कभी 60 में, कभी 100 में, हम्म। ठीक है। अब तो फिर हो सकता है आपने 50 कस्टमर को 5 मिनट में कर दिया, और हो सकता है आपने 100 को 20 में कर दिया हो, लेकिन 10 15 को आपने 100 मिनट लगा दिए,
तो जो आपका प्रोसेस में एवरेज से दूरी है ना, वो बहुत ज्यादा है, वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। एवरेज तो आप कहेंगे जी बड़े जबरदस्त है हमारी। तो जो हम्म। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कभी करते हैं तो वो कहते हैं कि जी एवरेज पे बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे प्रोसेस का वेरिएंस कितना है और वेरिएंस सही। में डिफरेंस कितना है, तो उसी को कंट्रोल किया जाता है। समझ गए इन दोनों हम्म, कॉन्सेप्ट्स को? सही हो गया। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स में एक है हिस्टोग्राम और एक है परीटो चार्ट। ठीक है। अगर आप दोनों का डिफरेंस देखना चाहें तो दोनों ही बार चार्ट्स हैं, लेकिन परीटो चार्ट और हिस्टोग्राम में ये फर्क हो गया कि परीटो चार्ट जो है वो डाटा सॉर्ट हुआ होता है हाई से लो, यानी वो मोस्ट फ्रीक्वेंट इश्यूज जो हैं वो लेफ्ट साइड पे रहेंगे लेट से, और फिर लेस फ्रीक्वेंट विल फॉलो दोज इश्यूज। ठीक है। तो हाई से लो आप उसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक है। अगर यही इश्यूज आपने ऑब्जर्व किए हैं और आप इसको प्लॉट कर दें रेंडमली तो ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। अगर आप उसे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी काउंट के हिसाब से प्लॉट करेंगे हाई से लो की तरफ, तो वो परीटो चार्ट बन जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल इधर ये है कि जी आपने सर्वे किया रेजिडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स हैं, या रेजिडेंट्स हैप्पी हैं, या उनको किन किन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है जी, किसी कम्युनिटी में रहने के लिए तो उनके लिए ट्रैफिक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या फिर उनको ट्री यानी नेचर पसंद है, या उन्हें ग्राउंड पसंद है, या उन्हें कम्युनिटी सेंटर पसंद है, या उनको शॉप्स नियर बाय मिलती हैं, या उनको बेटर नाइट लाइफ मिलती है। ठीक है। तो क्या चीज़ उनके लिए ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। तो अगर आपने सर्वे किया और उसका रिजल्ट प्लॉट किया हो तो मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग जो चॉइसेस होती हैं उसको अगर आप प्लॉट कर लें हाई से लो की तरफ, तो आपका वो परीटो चार्ट बन जाएगा। क्योंकि अभी देखें कि आप अगर इसमें फोकस करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ा इजीली होगा कि मैं किन एरिया, किन किन वजूहात को फोकस करूं। फॉर एग्जांपल ये दो चीजें जो है ना बहुत मैटर करती हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को जो है मकबूल होने के लिए। क्या कहते हैं? ट्रैफिक कम हो। लो ट्रैफिक हो, ऑब्वियसली ग्रीनरी हो, अच्छा लैंडस्केपिंग हो। हम्म। इवन नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर प्लेग्राउंड आल्सो। यस, मैटर्स। ठीक है। जल्दी घर पहुंच जाएं और वहाँ पे जो है सब्जा हो, और वही आपने कहा कि प्लेग्राउंड्स वगैरह हो। ठीक है। बट यही है कि आपको पहले प्रोसेस, आपको सर्वे करना पड़ेगा, डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, काफी सारे क्वेश्चनेयर्स करने पड़ेंगे, फिर क्वेश्चनेयर्स जो होंगे उनकी रिजल्ट को आप प्लॉट करेंगे। जितना जैसे ही आप उसे प्लॉट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट मैटर्स टू द कस्टमर्स। हम्म। ये क्वालिटी सही हो प्रॉब्लम्स गया। भी हो सकती हैं। बेसिकली ये तो क्वालिटी ऑफ लिविंग है ना, कि आपको क्वालिटी ऑफ हम्म। लिविंग कैसी मिल रही है कहीं पे किसी कंपाउंड में, राइट? हम्म, ऐसे ही है। ठीक है। बट मिनिमम दो चीजें चाहिए, तीन हाँ, चाहिए, चार बट चाहिए। 80-20 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिहाज से भी ये बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। और सिंपल है कि बेसिकली यो यू नीड टू फोकस ऑन दी 20% ऑफ दी आइडेंटिफाइड इश्यूज विच रिजल्ट इन दी 80% ऑफ दी सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन। अगर आप सेटिस्फेक्शन ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके वेरियस कॉजेज होंगे कि क्यों सेटिस्फाइड हैं लोग, तो उसमें से, हम्म। या क्यों डिससेटिस्फाइड हैं लोग, तो उसमें से जो मेजरली 20% ऐसे कॉजेज होंगे जिन जो 80% लोग कह रहे होंगे यही वजह है हमारी डिससेटिस्फेक्शन की, कस्टमर्स की हम्म। डिससेटिस्फेक्शन की वही वजह होगी। जो जो दो, लेट से 10 फैक्टर्स आपने निकाले या 5 फैक्टर्स निकाले, उसमें से देखेंगे आप कि दो ऐसे फैक्टर्स होंगे 5 में से जो या 10 में से दो ऐसे फैक्टर्स होंगे जो लोग कहेंगे कि जी यही हमारी मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप उसको फोकस कर लें तो आप 80% लोगों को पुश कर सकते हैं। और यही आपके हम्म, पास पैसे भी इतने ही होते हैं क्वालिटी बजट में कि आप हर चीज पे फोकस नहीं कर सकते, हर प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। आप उधर फोकस करते हैं जहां से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। तो इसे हम्म, कहते हैं 80-20 रूल। 20% एफर्ट, 80% रिजल्ट। सही हो गया।
ओके, सो क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट्स, हमने कई दफा पढ़ा। ठीक है, क्वालिटी इज क्लोजली लिंक टू द प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है, वो जो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अगर आप अच्छा हर टास्क का, हर यूजर स्टोरी का, हर फीचर का आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिटेल में लिखेंगे एसओडब्ल्यू में या यूजर स्टोरीज में, लेट्स से, तो फिर बेसिकली वही वैल्यूएट भी होगा और वही इंश्योर किया जाएगा। तो जब वही बनेगा, वही इंश्योर किया जाएगा, तो फिर आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो प्रोडक्ट है वो रिक्वायरमेंट से मैच करेगा, विच मीन्स के यू आर डिलीवरिंग 100% क्वालिटी। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे ही है। सो आपने अपने एसओडब्ल्यू में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बड़ा डिटेल में लिखना है, या आप अपनी यूजर स्टोरीज बनाएं तो भी उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आप बड़ी डिटेल में लिखें, ताकि दैट विल बी मेजर्ड टू वेरीफाई द डिलीवरेबल्स आउटपुट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टीम वेरीफाई करती है डिलीवरेबल्स की आउटपुट बेस्ड ऑन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी मैट्रिक्स एंड द टॉलरेंस ऑफ द कस्टमर। ठीक है जी, टॉलरेंस क्या है? एक एक्सेप्टेबल डिफेक्ट रेट हो सकता है, आप कह सकते हैं कि जी यार कितना तो हम टॉलरेट कर सकते हैं कि ऊंच नीच हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब ये टॉलरेंस से निकल जाएगा लेवल से, तो फिर हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते डिलीवरेबल को। ठीक है, सही। और क्वालिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं कि वही चीजें जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे आपने कहा ना कि वो स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है। तो वो टेम्परेचर की क्या वैल्यू है जो आपकी हम्म। आपने ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, वाइल यू आर मेकिंग और बेकिंग केक या कोई डिश बना रहे हैं, तो जो टेम्परेचर है वो आपने किस पे सेट करना है, किस वैल्यू पे सेट करना है, और फिर वो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी कि दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो। ठीक है, कि टेम्परेचर की इतनी लिमिट चाहिए, शुगर का इतना लेवल, ठीक है जी, बीटिंग का इतना टाइम। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिटी मैट्रिक्स बन जाएंगी जिनको आप ऑब्जर्व करेंगे। फिर इनके अंदर आपका टॉलरेंस लेवल होगा कि जी थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे चला गया। ठीक है, इन इन क्वालिटी मैट्रिक्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, इनकी मेजरमेंट्स को आप देखते रहेंगे, और फिर आप इनके ऊपर टॉलरेंस लेवल, वही वो जो आपने कंट्रोल चार्ट में देखा था, अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सो द वेरीफाइड डिलीवरेबल्स आर प्रेजेंटेड टू द कस्टमर एंड दे बिकम validated deliverables by the customer. These will be accepted by the customer, resulting in the acceptable deliverables. तो स्कोप वेरिफिकेशन, स्कोप वैलिडेशन एंड स्कोप एक्सेप्टेंस, तो जो आपने खुद टेस्टिंग करी है, आपने वेरीफाई किए हैं डिलीवरेबल्स को एज पर दी क्वालिटी मैट्रिक्स, ठीक है, या एज पर दी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वो आप प्रेजेंट करेंगे कस्टमर। फिर कस्टमर उनको वैलिडेट करेगा, इससे उसी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को खुद देख करके वो कस्टमर देखेगा कि इट इज वैलिडेटेड। जब कस्टमर वैलिडेट कर लेगा तो फिर वो एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो साइन ऑफ दे देगा। जब आपको साइन ऑफ मिल गया तो वो डिलीवरेबल एक्सेप्टेड हो गए। ठीक है, तो स्कोप वेरिफिकेशन आपके एंड पे है, टीम के एंड पे है। स्कोप की वैलिडेशन कस्टमर के एंड पे है, एंड साइन ऑफ इज लिंक्ड विद द और एक्सेप्टेंस इज लिंक्ड विद द साइन ऑफ, फॉर्मल साइन ऑफ। हम्म। ठीक है, और कहाँ हम मेजर करते हैं प्रोडक्ट्स को, उनकी आउटपुट्स को, या प्रोसेस की आउटपुट्स को, या प्रोडक्ट्स को हम मेजर करते हैं प्रोजेक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है, और एजाइल में भी इम्प्लीमेंट करेक्टिव एंड कंट्रोल्स व्हेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर नाइदर met nor within the range। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस साइकिल स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट में आपका स्प्रिंट जो रिव्यू है या डेमो है, बेसिकली दैट्स द पॉइंट वेयर द स्कोप इज वेरीफाइड या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और जिसे हम कहते हैं कि जी कस्टमर को रिव्यू किया दिया जाता है, कस्टमर को डेमो दिया जाता है, स्प्रिंट रिव्यू किया जाता है, और स्प्रिंट का जो इंक्रीमेंट है, जो प्रोडक्ट है, जो इंक्रीमेंट है, जो फीचर है, जो बना है, जो कुछ भी डेवलप हुआ है, वो कस्टमर उसको रिव्यू करता है और उसको अप्रूव करता है, या उसमें कोई अगर डिफेक्ट आता है तो वो बताता है।
सही। यहाँ हो गया हमारा क्वालिटी मेजरमेंट खत्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके हमने कर लिए। अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट में रिस्क्स जो हैं वो कैसे मैनेज होते हैं, मेजर होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। इट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक है, रिस्क क्या है? व्हाट इज रिस्क? एनी इवेंट which might happen, which might not happen. There is an uncertainty around it, but it has a potential to impact you. Either you will be impacted positively or negatively. What is impacted? Your project objectives will be impacted. But what is the objective that I need to finish within this time, within this cost? So, आपकी time and cost and scope will be impacted. Either it hit you bad in the quality, or it will hit you bad in the scope. Schedule. You won't be able to complete within the time, or you won't be able to complete the complete scope. There will be something left over, or you won't be able to finish within your budget. तो क्यों होगा ऐसा? ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा इवेंट आए फ्यूचर में जिसके साथ प्रोबेबिलिटी अटैच है. I mean, it may happen or it may not happen, but if it happened, if it materialized, then it gonna impact you positively or negatively. So that is the risk. So risk is not an issue. Issue is which already happened. Risk is which has probability attached to it. 0 से 1, like it's not 100% even. You are not certain. There is an uncertainty. 99% तो हो सकता है कि there is a chance that it will happen. But still 100% नहीं होगा कभी. You got the point? Exactly right. Okay, so how do you do risk identification, risk management in predictive and in agile? So that's how we will approach this lecture. Okay, so when we see predictive, so predictive में आपका proper methodological approach होगा. You will do it weekly, आप मिलोगे, या bi-weekly आप मिलोगे, या मंथली आप मिलोगे. रिस्क आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज करोगे टीम के साथ, फोरसी करोगे फ्यूचर में क्या आने वाला है, अगले काम कैसा आने वाला है, उस काम से रिलेटेड क्या रिस्क हो सकते हैं. कहीं आपको वर्क एट हाइट तो नहीं करना. वर्क एट हाइट है तो हाइट के अपने अलग रिस्क आ जाते हैं. ठीक है जी, सेफ्टी के रिस्क आ जाते हैं. कहीं आपको बैड वेदर में काम तो नहीं करना. अगर बैड वेदर में करना है तो फिर भी आपके बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन पे यही कुछ होता है ना कि आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को ऑब्जर्व करना पड़ता है, राइट? ऐसे ही है, बिल्कुल. ठीक है, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा जरूरत है. ट्रू. तो वो आपके रिस्क असेसमेंट प्रॉपर की जाती है. ठीक है, मैं सो दैट्स अ पॉइंट कि आप मेथोडोलॉजिकली करते हैं, आप पीरियोडिकली करते हैं और रिस्क को आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कई नए रिस्क तो नहीं जो है ओरिजिन पे आ रहे. कोई नए तरह के रिस्क तो नहीं ओरिजिन पे आ रहे. मार्केट भी आप स्टडी करते रहते हैं. और ये आइडेंटिफिकेशन आपकी थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट रहती है कि कहीं आप इसको छोड़ते नहीं है रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना. और अगर आपने कोई रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन वो सीवियर नहीं है, तो उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल लेते हैं कि यार ये प्रोबेबिलिटी तो इसकी 0 के करीब है, लेकिन आप उसको वॉच लिस्ट में जरूर रखते हैं. कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे भूल जाएं कि यार इसकी तो प्रोबेबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाए आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ के हो सकता है वो 50% पे पहुंच जाए, हो सकता है वो 80% पे पहुंच जाए, और आपने उसको छोड़ दिया था. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिस्क आपके लिए अभी अनसर्टेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है और उसका इम्पैक्ट भी लो है, लेकिन आप उसको मार्क करके रखिए अपने रिस्क रजिस्टर में, और उसे कहते हैं हम अपनी वॉच लिस्ट, कि वो हमारी वॉच लिस्ट है. कुछ हाई प्रायोरिटी पे होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, जिनका इम्पैक्ट भी बहुत हाई होता है, जिनके ऊपर आपने कोई ना कोई मिटिगेशन फौरन इम्प्लीमेंट करनी होती है. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लो प्रायोरिटी पे होते हैं, जिनका इम्पैक्ट भी कम होता है, जिनकी मिटिगेशन जिनकी प्रोबेबिलिटी भी कम होती है. तो दो ही चीजें रिस्क के साथ लाजमी होंगी. एक उसका इम्पैक्ट,
एक उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इम्पैक्ट आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है, आपका इम्पैक्ट जो है आपकी कॉस्ट यानी कि उस पे हो सकता है, आपके टाइम पे हो सकता है, आपके स्कोप पे हो सकता है। तो रिस्क इज एनी अनसर्टेन इवेंट दैट हैज एन इम्पैक्ट, either it will be positive or negative on your project objectives. सही हो गया। So while you monitor the risks, as I said that you will keep on identifying new risks, continuously monitor their probability and impact, ठीक है, and you will rank the risks, reassess current risks, so you will rank based on the priority, ठीक है. You will close outdated risks. It still, I would say that you will keep them in the watch list, क्योंकि हो सकता है कि ये रिस्क दोबारा से ऑब्जर्व अपीयर हो जाए, ठीक है, बट यू डू इट ऑन परफॉर्म रिस्क आइडेंटिफिकेशन और पीरियोडिक बेसिस, एंड जो आपके रिस्क की मिटिगेशंस हैं, जो फॉर एग्जांपल आपने कोरेक्टिव, नॉट कोरेक्टिव आई वुड से, बट प्रिवेंटेटिव एक्शन आपने लिखे हैं, उनको ऑनर असाइन कीजिए, उनको ड्यू डेट असाइन कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। रिस्क की जो मिटिगेशन है वो रिस्क के अपीयर इशू बनने से पहले की जाती है। ये नहीं है कि रिस्क की मिटिगेशन पेपर पे लिख दी और वो लिखी रह गई और रिस्क इशू बन गया, तो फिर आपने इसका मिटिगेशन क्या की? मिटिगेशन का मतलब यह है कि यू नीड टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। आज अगर 90 है तो मिटिगेशन इंप्लीमेंट करने के बाद प्रोबेबिलिटी 40 हो जाए। यही फैक्टर आपने कम करना है। यू नीड टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क थ्रू मिटिगेशन, और you need to decrease the impact. If it occurs, it should not hit you 5 days of delay. If it occurs, it should hit you by 1 day of delay, let's say half day of delay, 1 hour of delay. So you need to reduce the impact to this level. So that's how the mitigation will work. Got the idea? बिल्कुल ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे अगर हम कंस्ट्रक्शन में अगर हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम रिस्क को मिटिगेट ही कर रहे हैं। हम अर्ली एक प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए, इश्यू ना एक्चुअली क्रिएट हो जाए, तो हम रिस्क मिटिगेशन कर रहे हैं उसकी। करेक्ट, करेक्ट। और जो आपकी एजम्पशंस होती हैं ना, जब आप चार्टर बनाते हैं या प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, तो उसमें आप एजम्पशंस लिखते हैं कि हम ये चीज़ अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, कि वर्क एनवायरनमेंट बड़ी सेफ होगी, और जहाँ पे हमने हाइट पे काम करना है वहाँ पे हमें एस्केलेटर मिल जाएगी, या कोई भी जो सीढ़ी है या कोई भी इक्विपमेंट है जो हाइट पे काम करने के लिए चाहिए होती है, उसका एक खास नाम होता है, वो मुझे भी ज़हन में नहीं आ रहा। तो अगर ये चीज़ें आप अज्यूम करके चलते हैं और आगे जाके आपकी एजम्पशन वैलिड नहीं रहती, सब कुछ ऐसा नहीं होता जैसे आपने अज्यूम किया हुआ था, तो यू विल गेट योर सेल्फ इन टू सरप्राइज। तो ऐसे नहीं आपने करना, अपनी एजम्पशंस को वैलिडेट करें, खुद ही अज्यूम करके और फैसला ना कर लें, क्योंकि एजम्पशंस में से, एजम्पशंस लिस्ट में से आपकी रिस्क्स निकलेंगे। सही, ठीक हो। क्योंकि जिस तरह यहाँ पे एक लिखा हुआ है ना, एक पॉइंट, क्लोज आउटडेटेड रिस्क, तो हो सकता है जो पहले आपने अज्यूम किए थे अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, शायद हमने 2020-21 में कोविड को एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक तो रिस्क रिवीजन हो गई है, मैं भी अब नया रिस्क हूँ, हमें रीअसेसमेंट करनी चाहिए, तो शायद हम कोविड के ऑप्शन को क्लोज कर दें। आई वुड से कि अगर तो आपने रिस्क को एक्सेप्ट ही कर लिया ना, या रिस्क ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया, इशू बन गया, ठीक है, इट्स नो मोर अ रिस्क, इट्स अ प्रॉब्लम, तो अब आप उसको बंद कर दीजिए, या आपने उसे मिटिगेट करके खत्म कर दिया, या आपने कहा है कि जी हमें तो एक्सेप्ट है, हमें
एक्सेप्ट कर लिया आपने, उसकी मिटिगेशन में आपने लिखा है एक्सेप्टेड। इस प्रॉब्लम की वजह से, इस रिस्क, ये इवेंट अगर अकर हुआ और जो भी प्रॉब्लम है ना वो हमारे कॉस्ट में डिले आया तो आता रहे, मैं तो रिस्क लेके चलूँ। तो फिर अगर आपने रिस्क एक्सेप्ट ही कर लिया है कि जी जो होगा देखा जाएगा, तो फिर आप उसको बंद कर दें, उसकी आपने कोई मिटिगेशन तो करनी नहीं है, उसको आपने ऑब्जर्व क्या करना है, एक्सेप्टेड है ना। ये उस सही है। सेंस में है, ये उस सेंस में है कि जिनको आपने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है, क्लोज कर दें। अगर वो इशू बन गए हैं, प्रॉब्लम बन गए हैं, तो क्लोज कर दें, क्योंकि अब वो रिस्क नहीं रहे। हाँ, लेकिन अगर आपके रडार में हैं, ठीक है, कि यार यहाँ से जो है इसको कम करो यार, ये रिस्क है यार, ये रिस्क है, तो फिर उसको आप रखें। ठीक है। सही अच्छा जी, सही सही। कंटिजेंसी रिजर्व्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। कंटिजेंसी रिजर्व्स क्या होते हैं, क्या होते हैं? Contingency means the unexpected event can happen to meet the requirements during the even you have done everything correctly, but still you have to keep some reserve for contingency. So ठीक, contingency margin we have to keep. ठीक हो गया। अच्छा, एक आपका होता है, रिस्क होता है जिसे कहते हैं हम, रिस्क तो अननोन है, ठीक है। अननोन से मुराद ये है कि हमें नहीं पता क्या हो जाएगा, ठीक है, हम्म, और हमें नहीं पता कब होगा। ये आपका होता हम्म, है, जिसे हम कहते हैं अननोन, अननोन टाइप ऑफ रिस्क, ठीक है। एक आपका हम्म, रिस्क होता है जो बड़ा नॉन टाइप का रिस्क होता है, कोई हाइट से गिर के इंजर्ड हो गया, तो ये बड़ा नॉन टाइप ऑफ रिस्क है, टिपिकल रिस्क है, राइट। सही। लेकिन हमें नहीं पता कब होगा, क्या हमें पता कब गिरेगा, कोई नहीं पता ना, हम्म। चांस है बस, बाकी नहीं पता, ठीक है। तो ये आपके हो गए ये तो नॉन। वही वाली बात होगी ना, जल्जला आ सकता है लेकिन ये नहीं पता कब आ सकता है। ट्रू, ट्रू। तो अब आपके पास जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है ना, वो तो बेसिकली आप उसी तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाते हो जो नॉन टाइप ऑफ रिस्क होते हैं, ठीक है। हम्म। तो आप उनको आइडेंटिफाई भी कर लेते हो और उनके लिए आप अपने पास कोई अच्छा, ये एग्जांपल ठीक थी मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने भी कहा ना कि जल्जला आ सकता है लेकिन पता नहीं कब आ सकता है। हाँ, ये नाउन टू अननोन हो गया। लेकिन अननोन टू अननोन क्या हो गया कि मिसाल के तौर पे हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन यूक्रेन रशिया की जंग लग गई है। ऑल्दो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पास, हमारा मटेरियल ही नहीं आ सकता। तो वो अननोन भी था उस वक्त, और अननोन होके अभी वो लग भी गई वो, तो हमारा मटेरियल भी रुक गया, हमें उम्मीद नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं दोनों चीजें अननोन है। आप कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं। ज्यादातर इस तरह कहा जाता है कि जी जैसे कि ये सहरा है, ठीक है, ये सहरा है, यहाँ पे आप ये परसीव नहीं कर सकते कि यहाँ पे बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि फ्लड आ जाएगा, समुंदर आ जाएगा, हर तरफ फ्लड आ जाएगा, हम्म। ठीक है। अब ये बेसिकली एक ऐसी एक ऐसी चीज है कि जो आप लेकर नहीं चले थे, क्यों ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट नॉन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ हाँ। यानी दुनिया बेसिकली, वो कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी नहीं देखा इंसानी हिस्ट्री ने। यानी कोविड आया ना, उससे हम हाँ, अनप्रेसिडेंटेड जो चीज होगी तो वो अननोन होगी, जो अननोन है। प्रेसिडेंटेड है। हाँ, जो करेक्ट मिसाल करेक्ट। मतलब बारिश हो रही है, पहले भी जल्जला है अब भी आएगा, तो वो नॉर्मल है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सही हो गया। क्योंकि ये चीज कोई किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होती ना, तो वो कहते हैं कि हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने हैंडल कैसे करना है, किस रिजर्व से आपने इस इशू को हैंडल करना है और किस रिजर्व से आपने इस इशू को हैंडल करना है। ये नॉन टाइप ऑफ रिस्क होते हैं ना, लेकिन ये नहीं पता होता कि कब होंगे, वो आपने कंटिजेंसी रिजर्व से हैंडल करने होते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन जो अननोन टाइप ऑफ रिस्क होते हैं ना, जो जिनका पता ही नहीं है, अब ये सर जी हमें तो पता ही नहीं था, इसको तो हमने ये तो कभी न्यू नहीं। बजटिंग होगी, न्यू हाँ, अप्रूवल होगी। ये आपको मैनेजमेंट रिजर्व है। मैनेजमेंट रिजर्व जो टॉप लेवल पे है ना, कि मैनेजमेंट अब डिसाइड करे कि भाई बताओ क्या करना है।
करना है करो, नहीं करना साड़ी वरू पांडे जाओ। ठीक हो गया। डन हो गया। हाँ। अच्छा, अब इसमें एक टॉपिक है रिस्क ऑडिट का। ठीक है, आप कर रहे हैं जी बड़ी जबरदस्त रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी मिटिगेशन भी, लेकिन क्या आपकी मिटिगेशंस इम्प्लीमेंट हो रही हैं? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। ईदर पीएम कर सकता है या बाहर से आया हुआ पीएम करेगा, एक दूसरे का ऑडिट करेंगे, रिस्क ऑडिट करेंगे, लिया भाई रिस्क रजिस्टर अपना, लेट्स रिव्यू। तो उससे क्या होता है कि आप बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं कि मिटिगेशंस जो हैं क्या इफेक्टिव हैं, क्या नहीं इफेक्टिव हैं, क्या रिस्क बेसिकली इश्यूज बनते जा रहे हैं। तो रिस्क का ऑडिट बहुत जरूरी। सही हो गया। कौन करता है? या आप पीएम के तौर पे खुद ही कर लेंगे या कोई बाहर से आके पीएम कर लेगा और आप उसका कर लेंगे? सही हो गया। ये टॉपिक्स जो है इम्तिहान के लिए इम्पोर्टेंट हैं। assumptions होगी, risk are changed or retired, risk management policies and procedures are being followed। यही है ऑडिट में। आप क्या देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड और नॉट। ऐसे एक्चुअली आपने दिस इज पार्ट ऑफ ऑडिट एक्चुअली। आपने कहा कि आप जी बाई वीकली बैठा करेंगे रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए, तो कोई आके देखेगा पूछेगा भाई मुझे तो आपकी कोई मीटिंग नजर नहीं आ रही कैलेंडर में रिस्क आइडेंटिफिकेशन की 6 महीने से। इसका मतलब है कि आप ये काम कर ही नहीं रहे हैं। आपने तो प्लान में कहा था कि ये हमारी प्लानिंग है रिस्क के लिए, तो आप तो कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब है किधर है रिस्क रजिस्टर, किधर है? लेट मी सी दी identified risks, let me see if proper probability is assessed, proper impact is assessed, and what is the impact financially, what is the impact on your objectives। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं, ये तो आपका ऑडिट है, चलो आप ऑडिट करते हैं और देखते हैं कि जी बेसिकली आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप आ जाएं रिजर्व एनालिसिस पे। तो हमने जैसे बात की ना कि कंटिंजेंसी रिजर्व्स और मैनेजमेंट रिजर्व्स को इस्टेब्लिश करना जरूरी है। आपकी फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट आपकी कंटिंजेंसी रिजर्व हो जाएगी, सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट आपकी मैनेजमेंट रिजर्व हो जाएगी। नॉर्मली आप जब बजट करते हैं प्रोजेक्ट का डिटरमिन, तो उसके ऊपर आप 10% डाल देते हैं कि जी ये आपके रिस्क के लिए जो है ना हम कंटिजेंसी बफर रखेंगे। टाइम में भी रखते हैं आप, और आप उसमें पैड कर देते हैं टाइम, यानी लेट से 10%। और 10% आप कॉस्ट भी पैड कर देते हैं कि ठीक है जी इतना हमारा ये रिस्क को कवर करने के लिए। ठीक है, यानी आपने पूरी वर्क पैकेजेस को तो बजट किया ही है ना, कितना काम है और उस हिसाब से कितना पैसा और टाइम लगेगा, लेकिन उसके ऊपर आप फिर 10% ये डाल देते हैं। फिर अब जब 10% डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर आप 5% और डाल देते हैं कि ये मैनेजमेंट रिजर्व है जो चाहिए होंगे। अब सही वो सही मैनेजमेंट रिजर्व मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन पे होते हैं, वो आपको दे ना दे, वो गारंटेड सही नहीं हो होता। ठीक है। गया। पर अपने रिजर्व्स को आप देखते रहें कि बफर आप बेसिकली तब ही यूज करें जब हाईली लाइकली हो कि अब जो है हालात कंट्रोल से बाहर हो गए, तो आप यूज करें, अदरवाइज आप जो है अपने रिजर्व्स को ना छेड़ें। ठीक है। बट ये है कि आप अपने रिजर्व्स को भी देखते रहें कि आपके बफर टाइम जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, और साथ साथ ये है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ भी जा रहा है। ये ना रिजर्व पूरे खत्म हो जाएं और प्रोजेक्ट अभी आधा पड़ा हो। समझिए। डन हो गया। ठीक है। तो एक मैनेजमेंट का स्टाइल ये भी होता है कि वो ये देखते रहते हैं रिजर्व को अपने, कि जो रिजर्व का बेसिकली है ना, अ, ये आपका रिजर्व है लेट से। तो वो देखते हैं कि जी प्रोजेक्ट 25% हुआ तो रिजर्व कितने नीचे आए, 10% नीचे आए। ठीक है, रिजर्व में से ठीक है यार, प्रोजेक्ट भी तो लेट से गुजर गया है, 25% नीचे आ गया प्रोजेक्ट, लेट से टाइम पास हो गया। लेकिन अगर रिजर्व किधर आ गया, ठीक है, यानी रिजर्व भी 50% कंज्यूम हो गया, तो फिर आपको बेसिकली इशू है। ठीक है, रिजर्व 50% कंज्यूम हो गया, प्रोजेक्ट खाली 25% हुआ। ठीक है, तो मैनेजमेंट इस बफर को भी मेजर करती रहती है। बफर टच नहीं हुआ वो कहते हैं ठीक है काम सही चल रहा है, यहाँ से किसी ने
बेसिकली कोई टाइम यूज नहीं किया तो बेसिकली वी आर सेफ। सही। राइट। compare amount remaining to determine if it is adequate may be communicated with the burn down chart। हाँ, burn down chart से भी आप मेजर कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम हमने देखा था ना कि कितने स्टोरीज आप बर्न कर रहे हैं प्लान के अगेंस्ट। सही। रिस्क रजिस्टर क्या है? रिस्क रजिस्टर बेसिकली एक इशू लॉग है जिसमें आप बेसिकली इश्यूज नहीं, इशू लॉग तो नहीं कहूँगा, इवेंट लॉग कहूँगा कि जो इवेंट्स आपके हैं जो फ्यूचर में आ सकते हैं, जो आप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसमें आप उसको रिस्क रजिस्टर में लॉग करते हैं। अभी यहाँ पे मैं अगर कॉलम्स बनाऊं तो बेसिकली रिस्क होगा, उसका टाइटल होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, उसका इम्पैक्ट होगा, उसका क्वालिटेटिव इम्पैक्ट होगा, उसका क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट होगा। क्वालिटेटिवली आप कह सकते हो कि बड़ा हाई इम्पैक्ट है जी, बड़ा लो इम्पैक्ट है। क्वांटिटेटिवली आप कह सकते हो जी कितना, $5,000, 5 दिहाड़े, ठीक है। फिर मिटिगेशन आप एक कॉलम डालोगे, फिर मिटिगेशन ऑनर डालोगे, फिर मिटिगेशन डेट डालोगे, कब मिटिगेशन करनी है। तो इस तरह से आपका एक रिस्क रजिस्टर बन जाएगा। फिर आपकी प्रायोरिटी भी होगी कि जिनकी रिस्क की प्रोबेबिलिटी भी हाई है, इम्पैक्ट भी हाई है, तो वो बेसिकली प्रायोरिटी लेवल में ऊपर पड़े होंगे 1, ठीक है, 2, ठीक है। तो शुरू में क्या होगा कि आपके रिस्क आइडेंटिफाई होंगे तो फिर सिर्फ आपका रिस्क होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन जब आप रिस्क को क्वालिटेटिवली एनालाइज करेंगे तो फिर आप उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आपके पास जो रिस्क आ जाएंगे, रिस्क रजिस्टर आ जाएगा, वो प्रायोरिटाइज रिस्क रजिस्टर आ जाएगा, ठीक है। यानी रिस्क आपने पहले आपने किया रिस्क आइडेंटिफाई, यानी एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसमें सिर्फ आपके पास रिस्क रजिस्टर ही आता है, ठीक है, एज एन आउटपुट। आई वांट टू ओपन दी व्हाइट बोर्ड, मिनट, ओके, हम यहीं पे लिख लेते हैं। एक आपका प्रोसेस है आइडेंटिफाई रिस्क, ठीक है, उसमें आप रिस्क रजिस्टर बनाते हैं एज एन आउटपुट, ठीक है, ये वाला रिस्क रजिस्टर टेम्पलेट है, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रीक्वेंटली आप मिलते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, दैट्स द ओनली प्रोसेस, ठीक है। फिर आपका एक प्रोसेस है एनालाइज रिस्क, ठीक है। रिस्क को एनालाइज करते हैं, तो उसको आप क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली भी कर सकते हैं। हर हर रिस्क को आपको ना क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती, और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस जो है बेसिकली वो है भी महंगा, ठीक है। तो आप बेसिकली क्वालिटेटिवली रिस्क एनालिसिस करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप रिस्क को क्वांटिटेटिवली एनालाइज भी करते हैं। और उसके बड़े तरीके हमने मोंटे कार्लो सिमुलेशन, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये चीजें पहले देखी थी, ठीक है, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है? जब आप ये करते हैं, रिस्क को एनालाइज करते हैं, तो आपके पास आ जाता है प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ रिस्क, प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ रिस्क, जिसे कहते हैं आपका रिस्क रजिस्टर प्रायोरिटाइज हो जाता है, ठीक है, ठीक हो गया। ऑलराइट, तो ये आपका क्वांटिटेटिव। फिर उसके बाद आपने अपनी मिटिगेशंस डिसाइड करनी होती हैं। तो आप बेसिकली मिटिगेशन क्या हो सकती है रिस्क की, ठीक है, मिटिगेशन ये हो सकती है कि आप प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को कम करना चाहते हैं, ठीक है। आप कोई ना कोई एक्शन, करेक्ट प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे, ठीक है, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। आप पॉजिटिव रिस्क और नेगेटिव रिस्क
की मिटिगेशंस आ जाती हैं। अगर कोई रिस्क पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में, इसका मतलब है ये तो अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यानी रिस्क आपको ऐसा इवेंट जो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, आप जल्दी काम खत्म कर लोगे, खत्म कर पाओगे, या आप कम पैसे में काम खत्म कर पाओगे, तो ऐसे रिस्क को तो आप कहोगे कि यार इट शुड हैपन, लेट अस मेक इट हैपन। तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को बढ़ाना चाहोगे। ठीक है, सही, जबकि नेगेटिव रिस्क के प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को आप कम करना चाहोगे। कम से कम कर दो। ठीक है, हाँ बस। तो अगर और अगर आप देखो कि आपकी मिटिगेशन एक स्ट्रेटेजी है, एक्सेप्टेंस भी एक स्ट्रेटेजी है। एक्सेप्टेंस क्या है कि यार मैंने कुछ नहीं करना, ना मैंने इसके लिए कोई एफर्ट करनी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ या घटाओ, बस ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ये है एक्सेप्टेंस। अब अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फायदा हुआ फायदा उठा नहीं, लेंगे। ये भी है ना, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, तब भी आप एक्सेप्ट करते हो ना। यस, बहुत एक्सेप्टेंस जरूरी है पे ना। फिर आपका टॉलरेंस लेवल आ जाता है हाँ, कि कितना आपका एक रिस्क एक्सेप्टेबल एपिटाइट है। कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। रिस्क सेवी है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, तो रिस्क को ढूंढते हैं, रिस्क को, या रिस्क एवर्स हैं, ये रिस्क को अवॉइड करते हैं। हम्म। ठीक है, अब ये भी हो गया, एक्सेप्ट और अवॉइड दो ऑपोजिट चीजें होंगी। अवॉइड करते हैं, अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अवॉइड का मतलब ये है कि आप बेसिकली बिल्कुल ही अवॉइड हो गया, मतलब ये मिटिगेट नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, रिस्क खत्म ही कर दिया, अवॉइड कर दिया आपने। हम्म। सही हो गया। ठीक है, बाहर अगर बारिश हो रही है और आपको डर है कि बारिश में भीगेंगे और बीमार हो जाएंगे, ठीक है, तो एटलीस्ट आप घर में बैठे रहेंगे तो भीगेंगे तो नहीं ना, बीमार तो चलो आप फिर भी वेदर की वजह से हो सकते हैं, लेकिन ये है कि बारिश में भीग के तो नहीं होंगे ना, तो हम्म। आपने अवॉइड कर लिया। हम्म। ठीक है, सही है। अवॉइड एक स्ट्रेटेजी है। अब अवॉइड आपने क्या किया, 100% अवॉइड कर लिया, लेकिन मिटिगेट 100% नहीं है, मिटिगेट आपने रिड्यूस कर दिया। और एक्सेप्ट हम्म। क्या है? एक्सेप्ट ये है कि आपने उसका इम्पैक्ट ही एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वहां पे आपकी बात दुरुस्त है कि आप फिर भी एक लेवल तक एक्सेप्ट करेंगे, राइट? ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इसके की सूरत में हम मिटिगेट कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट तो फिर भी नहीं कर सकते ना। और एक्सेप्टेंस की सूरत में आपका टॉलरेंस लेवल आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आप कितना टॉलरेट करते हैं। रिस्क ठीक तो हो फिर गया, भी रहेगा हर हालत में, चाहे जो मर्जी कर ले। ठीक हो गया, ठीक हो जो गया। मर्जी यहाँ खाना पे खा ले। एक कॉन्सेप्ट और और तो ब्रेन में आता है कि आपने गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठे आपने सीट बेल्ट भी बांध ली, सीट बेल्ट भी बांध लिया आपने। अब आपने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़े। अब एक मिटिगेशन तो आपने ये कर लिया है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपको किसी हद तक डैमेज नहीं होगा, बॉडीली इंजरी नहीं होगी, क्योंकि आपने बेल्ट बांधी हुई। लेकिन अगर आपको होती है बॉडीली इंजरी, तो बेसिकली क्या है वो आपका सेकेंडरी रिस्क है। नहीं, सेकेंडरी रिस्क नहीं है, उसको आप क्या कहेंगे, लेफ्ट ओवर रिस्क, राइट? कि विच मिटिगेशन रिस्क। आपने, हाँ मिटिगेशन आपने कर ली, लेकिन फिर भी यू कैन गेट इंजर्ड, राइट? हम्म। मिटिगेशन आपने कर ली, लेकिन फिर भी किसी हद तक यू आर प्रोन टू रिस्क, राइट? ऐसे ही है, कुछ रिस्क अवॉइडेबल है, कुछ अनअवॉइडेबल है। आप सड़क पे सीधा ही जा रहे थे, पीछे से किसी ने और ने आके मार दिया, अनअवॉइडेबल है। यस, कोई तो मांगता। ट्रू। रिस्क तो फिर भी है, रिस्क हमेशा रहेगा। 12 बज गया मेरे ख्याल से, क्लोज करते हैं। ठीक है, आई थिंक रिस्क को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारे पास जो है आगे, आगे हमारे पास कोई और टॉपिक आई बिलीव रहेगा, तो उसको हम देखेंगे। आई थिंक रिस्क क्लोज है, ठीक है, क्लोज करते हैं, चलो।